हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल 5th सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का पेपर है। तो कुछ बच्चों ने बोला था कि कुछ टॉपिक पढ़ा दीजिए जो इम्पोर्टेंट हो। तो देखो, सारी यूनिट्स तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो मेन मेन यूनिट है या उसके मेन मेन टॉपिक हैं वो पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली वाले यूनिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट क्या कहलाता है? प्लांट लेआउट क्या कहलाता है कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है या एक इंडस्ट्री होती है, तो उसमें क्या रहता है कि डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। जैसे मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, या फिर अन्य जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब रहती हैं। यदि इन्हीं का अरेंजमेंट अच्छे ढंग से करना हमारा क्या कहलाता है? प्लांट लेआउट कहलाता है। Plant layout refer to the arrangement of the physical facilities such as machinery, equipment, furniture, and storage spaces within a manufacturing plant or industrial facilities is known as a plant layout। तो कोई भी एक हमारा इंडस्ट्री है या फिर मैन्युफैक्चर प्लांट है या कोई पावर प्लांट है, तो उसमें जो हमारी मशीन यूज होनी है, जो इक्विपमेंट यूज होने हैं, जो भी डिफरेंट थिंग्स यूज होनी है, उसका सही ढंग से अरेंजमेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है? प्लांट लेआउट होता है ना। कि क्योंकि हम प्रोसेस के बेस पे कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के बेस पे कर रहे हैं, उसके टाइप्स होते हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट क्या कहलाता है? हमारा प्लांट लेआउट। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लांट लेआउट का? कि हमारा जो वर्क है वो कैसा हो, तो ऑप्टिमाइज हो सके, कि उसमें एफिशिएंसी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, और इसमें जो आइडल टाइम है या फिर जो बेकार टाइम है वो कम से कम हो, टाइम का सही से उपयोग हो, मटेरियल लॉस ना हो, मटेरियल का सही से यूज़ हो, मटेरियल हैंडलिंग करने में हमें ज़्यादा कॉस्ट ना देना पड़े, है ना। मटेरियल हैंडलिंग जैसे एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल ले जाना है, तो जो सबसे पास वाली फैसिलिटी है वहीं रखा जाता है। साथ में जो प्रोडक्टिविटी है वो भी उसकी बढ़ जाए, और साथ में उसकी सेफ्टी को भी क्या किया जाता है? पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है एफिशिएंट पावर प्लांट लेआउट का? कि उसका वर्क फ्लो क्या हो, वर्क फ्लो ऑप्टिमाइज हो। मतलब जैसे सामान को इधर से उधर ले जाना है हमें, कोई मटेरियल का प्रोडक्शन, मटेरियल कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए जो मटेरियल है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ऐसा ना हो कि बहुत दूर रखा हो हमने, है ना, जहाँ पे यूज़ करना हो उसके पास वाली ही शॉप में रखा जाए उसको। और शॉप का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वर्कशॉप। जो डिफरेंट प्रोसेस होती हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं, वो कहलाती है शॉप्स। ठीक है। तो इनका मेन मोटिव क्या रहता है? कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, सेफ्टी को इंक्रीज़ करना, कॉस्ट का रिडक्शन करना। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट लेआउट को। साथ में स्मूथ ऑपरेशन हो सके, स्मूथ वर्क फ्लो हो सके, ये कहलाता है प्लांट लेआउट का इफिशिएंट जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्लांट लेआउट के टाइप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, प्लांट लेआउट का सबसे पहला टाइप होता है हमारा प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट क्या कहलाता है? इसको हम फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि यदि कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें सिमिलर प्रोसेस रखनी है, जैसे कोई एक हमें प्रोडक्ट बनाना है जिसमें हमें टर्निंग की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी प्रोडक्ट हैं सबको कहाँ पे करेंगे? इन सबको, जैसे सबको टर्निंग की प्रोसेस से गुजरना है, तो सारे प्रोडक्ट को हम कहाँ रखेंगे? लेद मशीन वाली शॉप में रखेंगे, और वहाँ पे उसका जो है प्रोसेस होता जाएगा। तो उनका मतलब, यदि कोई प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना है या मैन्युफैक्चर करना है, और उसको हम ग्रुप करें किसके बेस पे? प्रोसेस के बेस पे। कि किसी प्रोडक्ट में हमें ड्रिलिंग की आवश्यकता है, तो सारे प्रोडक्ट इकट्ठे कहाँ जाएंगे? फिर ड्रिलिंग में जाएंगे। तो मतलब प्रोसेस उसको गवर्न करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कि प्रोसेस लेआउट। जब प्लांट लेआउट इस तरीके से किया जाए कि प्रोसेस को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाए, और प्रोसेस के बेस पे ही सारे को ग्रुप किया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेस लेआउट कहलाता है। ये किसके लिए सुटेबल होता है? लो वॉल्यूम और हाई वैरायटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखो, जब क्या रहता है, यदि वॉल्यूम तो कम है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना उनका वॉल्यूम कम है लेकिन उसमें वैरायटी क्या है? हाई है, तो इस केस में क्या रहता है? प्रोसेस के बेस पे किया जाता है। मतलब एक प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? एक प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जैसे पहले हमने ड्रिलिंग कर ली, उसके बाद हमें रीमिंग की ज़रूरत है, आगे जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिनिशिंग करनी है। तो प्रोसेस के बेस पे जब हमारा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कि प्रोसेस लेआउट कहलाता है। देखिए, जैसे एग्जांपल है कि एक मशीन शॉप है जहाँ पे सभी लीद क्या है? एक ही एरिया में रखी हुई हैं,
और ऑल ड्रिल्स एक ही जगह पे रखी हुई हैं। लेद का डिफरेंट लेद हो गई, जैसे CNC लेद हो गई या कन्वेंशनल लेद हो गई, वो सारी एक जगह पे रखी रहेगी। ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन हो गई, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन हो गई, ये एक जगह रखी रहेंगी। तो प्रोसेस के बेस पे मट आएगा, या फिर रीमिंग करनी है तो रीमिंग वाली प्रोसेस रखी गई है, फिनिशिंग के लिए रखी गई है ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। तो ये सारी जब एक प्रोसेस की बेस पे रखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस लेआउट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या होता है इसी का, कि प्रोडक्ट लेआउट। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन लेआउट बोलते हैं। जब प्रोडक्ट को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, किस सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, कि प्रोडक्ट के बेस पे अरेंज इन द सीक्वेंस दैट फॉलो द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस के बेस पे जब रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लेआउट कहते हैं, है ना। इसमें क्या रहता है, जब मास प्रोडक्शन करना हो एक सिंगल प्रोडक्ट का, जैसे कि देखिए जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमें असेंबली लाइन रहती है, जैसे कार के डिफरेंट कंपोनेंट बने हुए हैं, अब उनको क्या करना है, असेंबल करना है साथ में। जैसे पहले बॉडी, फिर उसके बाद पहले चेसिस, फिर उसके ऊपर बॉडी, फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, ये सारी क्या कहलाती है, असेंबली कहलाती है। इस केस में क्या रहता है कि जो हमारा मास प्रोडक्शन जैसे होना है किसी चीज़ का, ये तो असेंबली लाइन का हो गया। बाकी अगर हमें किसी चीज़ का ज़्यादा क्वांटिटी, मास प्रोडक्शन कहलाते हैं, यदि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है किसी एक प्रोडक्ट को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से लेआउट को सेट कर देते हैं। जैसे कि हमें कार का मैन्युफैक्चर करना है तो पता है कि पहले असेंबली लाइन होनी है, तो पहले जैसे अगर हम टीवी में मैन्युफैक्चर करते हैं तो पहले नीचे उसका बेस बनेगा, फिर उसके ऊपर सेमीकंडक्टर लगेंगे, फिर उसका मदरबोर्ड सेट होगा, फिर मॉनिटर, फिर पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद फिर सीलिंग होगी, सीलिंग होने के बाद फिर उसको मतलब उसमें नाम वगैरह क्या करेंगे, स्टाम्प किया जाएगा। तो ये क्या रहता है, एक सीक्वेंस है कि इसी सीक्वेंस में होना है। तब इस प्रोडक्ट के बेस पे सारे प्लांट लेआउट को क्या कर दिया, सेट कर दिया जाता है, और ताकि क्या हो सके, स्मूथ फ्लो हो सके, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लेआउट। जब प्रोडक्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, प्लांट के लेआउट को सेट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट लेआउट कहलाता है। जबकि पिछले केस में क्या था, प्रोसेस लेआउट। उसके बाद देखिए फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या रहता है, जब कोई हैवी मशीनरी है, तो अगर वो अब जैसे कोई बड़ी चीज़ बन रही है, हैवी मशीनरी हमारी, तो हैवी चीज़ तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ज़्यादा खर्चा आएगा। इसलिए क्या रहता है कि वो प्रोडक्ट एक ही जगह रहता है, और जितनी भी प्रोसेस होनी होती है सब वहीं पे आके, मतलब वो मशीन उसके पास में आके फिर उसमें प्रोसेस कर दी जाती है, और उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाता है। इसलिए इस केस में क्या रहता है, हमारा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट कहलाता है ये। मतलब हमारा प्रोडक्ट एक जगह फिक्स रहे और सारी प्रोसेस आके कहाँ पे, इस प्रोडक्ट के ऊपर ही हो, वो हमारा कहलाता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। ये किस केस में होता है, जबकि वेट क्या हो उसका बहुत ज़्यादा हो, बल्कि प्रोडक्ट हो, है ना, मास उसका ज़्यादा हो, जब जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको काफ़ी कठिनाई हो, तो सारे क्या रहते हैं, वर्कर्स, साथ में इक्विपमेंट को उस प्रोडक्ट के पास में लाया जाता है और उसके ऊपर फिर प्रोसेस की जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स पोजीशन लेआउट कहते हैं। उसका सेलुलर लेआउट आपके में है नहीं है। देखिए उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। देखो मटेरियल हैंडलिंग क्या कहलाती है, मटेरियल हैंडलिंग क्या कहलाती है, कि जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है, उसका जितना भी हमारे पास जितना भी रिसोर्सेज लगना है, उन सब का क्या करना, उन सबको हैंडल करना, मतलब उनका एफिशिएंट मूवमेंट करना, प्रोटेक्शन करना, उनका स्टोरेज करना, और साथ में मटेरियल के फ्लो को कंट्रोल करना, ये हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल हैंडलिंग कहलाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या कहलाता है द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हेल्प इन efficient movement, protection, storage and control of the material throughout the manufacturing, warehousing, distribution and other process। ये क्या करती है, सब में स्मूथ फ्लो को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं, उसी का प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। देखिए अब इसमें क्या रहते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग समझ में आ गया, मटेरियल हैंडलिंग क्या कहलाता है, कि जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनको क्या करना, सही से हैंडल करना, मतलब उनका स्टोरेज सही से करना, उनमें ऑपरेशन कौन सी लगनी है उसके हिसाब से उसको सेट करना, ठीक है। उसका प्रोटेक्शन करना कि कहीं मॉइस्चर तो नहीं आ जाए, जैसे कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें मॉइस्चर आएगा तो ख़राब हो सकता है, तो उसको बचाना, ठीक है। साथ में उसका मटेरियल को कंट्रोल करना, कितना मटेरियल चाहिए हमें प्रोसेस के लिए, साथ में फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजना, वेयर हाउस में भेजना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, और अदर प्रोसेस इंक्लूडिंग, ये सारी हमारी क्या कहलाती है, मटेरियल हैंडलिंग कहलाती हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में क्या है, कि पहला होता है प्लानिंग प्रिंसिपल। प्लानिंग प्रिंसिपल में क्या कहलाता है, मटेरियल हैंडलिंग शुड बी प्लान कंसीडरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन इंक्लूडिंग मटेरियल फ्लो, स्टोरेज एंड हैंडलिंग requirement. It involves the understanding the need, process and equipment available.
प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हम पहली क्या है, प्लानिंग। जब देखिए जब कोई भी मटेरियल हैंडलिंग हम करते हैं उसके लिए पहले से प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। तो प्लानिंग प्रिंसिपल में क्या करना कि सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रख के हमें उसकी प्लानिंग करनी रहती है कि हमें इसमें ऑपरेशन, जैसे कोई मटेरियल है किस ऑपरेशन के लिए यूज़ होना है, मटेरियल का फ्लो किस तरीके से होना है ना, उसका स्टोरेज कितना का, स्टोरेज किस कहाँ पे करना है, किस प्रकार से करना है, और उसको हैंडल कैसे करना है। ये सब चीज़ें जब हम प्लानिंग के साथ करते हैं तो उसको हम क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का प्लानिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें क्या सबसे पहले हमें नीड को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें मटेरियल चाहिए किस लिए है, उसके बाद उसमें प्रोसेस कौन कौन सी यूज़ होनी है, साथ में इक्विपमेंट कौन कौन से अवेलेबल हैं जिनके लिए हमारी जो मटेरियल है वो यूज़ होना है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा प्लानिंग प्रिंसिपल। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या कहलाता है, इक्विपमेंट एंड द मेथड प्रिंसिपल। इक्विपमेंट एंड मेथड्स शुड बी स्टैंडर्डाइज टू प्रमोट द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा मटेरियल हैंड इक्विपमेंट का प्रोसेस है उस वो हमें कैसा प्रोसेस यूज़ करना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। जैसे जो हमारा एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है उसको यूज़ करना है। जैसे कोई हैवी मटेरियल है, यदि उसको आप हाथ से उठा के ले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए उसके लिए क्या चलता है कि उसके लिए कोई व्हीकल यूज़ कर लिया जाए स्मॉल वाला। जैसे एक जगह से दूसरी जगह इंडस्ट्री में ले जाना है सामान, तो उसके लिए ये एक स्टैंडर्डाइज मेथड हो गया। तो जिसके कारण उसकी इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी और जो कि ज़्यादा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा और ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। इसलिए उसकी जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ होती है। तीसरा क्या रहता है, एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल कहलाता है। एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल में हमारा क्या रहता है, देखिए एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल क्या कहलाता है। एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल, इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन टू इंश्योर द कंफर्ट, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द वर्कर। एर्गोनॉमिक्स हमेशा रिलेटेड होता है वर्कर के साथ। एर्गोनॉमिक्स मतलब जैसे पॉस्चर हो गया, किस तरीके से वर्कर काम कर रहा है, तो जब वो वर्कर काम करे तो उसको क्या हो, कंफर्ट हो, ऐसा ना हो कि वो टायर्ड हो जाए। साथ में उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए और साथ में जो वर्कर है वर्कर को समय समय पे इंसेंटिव देना चाहिए। साथ बीच बीच में थोड़ी सा मतलब लंच है तो बीच बीच में थोड़ी सा टाइम भी देना चाहिए रिफ्रेश होने का। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल कहलाते हैं। ताकि जब वो काम करें, जैसे अब हाइट, यदि एक टेबल पे कोई काम कर रहा है, यदि इस टेबल की हाइट क्या है, कम है, तो उसको ज़्यादा झुकना पड़ेगा तो उसके बैक में क्या होगा, पेन होगा। उससे बचने के लिए जो हाइट होती है उसको एक स्टैंडर्डाइज हाइट यूज़ करी जाती है, तो जिससे उसको क्या हो, एर्गोनॉमिकली क्या हो, कंफर्ट हो। तो एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल कहलाता है मटेरियल हैंडलिंग का। साथ में एक स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल होता है कि इसमें जो हमारा स्पेस है उसको सही से यूज़ कर सकें, मतलब उसमें जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी का यूज़ कर सकें। साथ में क्या हो कि उसमें स्टोरेज हमेशा कैसा किया जाए, जैसे अगर कोई कोई जगह है, ठीक है, यदि इसमें हम सामान कैसे रखेंगे, हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो ये इस पर जल्दी भर जाएगा, और एक के ऊपर एक रखेंगे वर्टिकल तरीके से तो स्पेस ज़्यादा सामान ही बनता है, साथ में हैंडलिंग में भी क्या होती है, आसानी होती है। ये कहलाती है वर्टिकल स्टोरेज करना चाहिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल जब भी हम स्टोरेज करते हैं किसी भी चीज़ का तो हमें मैक्सिमाइज स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो साथ में एनवायरमेंटल केयर को भी को भी ध्यान में रखना है कि चूज़ द इक्विपमेंट और प्रोसेस दैट आर इको फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट। जो इको फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट हो, इस तरीके के हमें क्या इक्विपमेंट और प्रोसेस को यूज़ करना चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग के प्रिंसिपल में देखिए, मटेरियल हैंडलिंग तो समझ में आ गया है। साथ में उसकी देखिए जो प्रिंसिपल है उसमें सबसे पहला हमारा क्या है, प्लानिंग प्रिंसिपल। मतलब जो भी हम मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं उसको सबसे पहले क्या करें, एक प्लानिंग के साथ शुरुआत करें। साथ में उसमें जो इक्विपमेंट और मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कि स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। साथ में जो वर्कर का एर्गोनॉमिक्स है उसको ध्यान में रख के हमें मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का डिज़ाइन करना चाहिए। साथ में स्पेस यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज होना चाहिए। और लास्ट है कि हमारा साथ में एनवायरमेंटल केयर को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह होता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। आएगा तो लिखना है। उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लांट मेंटेनेंस क्या होता है। प्लांट मेंटेनेंस देखिए टाइप, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था इसका ये था हमारा कि प्लांट लेआउट क्या होता है। उसके बाद प्लांट लेआउट में आपको पढ़ना है प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट और फिक्स पोजीशन लेआउट पढ़ सकते हो। सेलुलर लेआउट है नहीं, ये नहीं पढ़ना है। फिर ये सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ये भी आ सकता है ना। उसके बाद ये तीसरा टॉपिक है कि प्लांट मेंटेनेंस क्या कहलाता है।
प्लांट मेंटेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लांट मेंटेनेंस क्या कहलाता है, ये वो एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिस होती हैं जो कि क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, उसके इक्विपमेंट को, मशीनरी को एक अच्छे कंडीशन में रखती हैं। जब भी देखो, जब भी एक प्लांट है तो प्लांट में क्या होगा, कोई भी मैन्युफैक्चर प्लांट है या इंडस्ट्री है, कोई भी सर्विसेज है उनमें क्या रहेगा, जो हमारा इक्विपमेंट होगी, उसमें मशीनरी होगी, उनको अच्छी कंडीशन में रखना ही हमेशा क्या कहलाता है, मेंटेनेंस कहलाता है। सीधी सी बात है, जब हमारे आसपास भी कोई चीज़ रहती है उसको मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हमारा हाईवे हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है कि वो हमेशा क्या हो, उसमें पैचेस ना पड़े, पैचेस हो तो उनको भर दिया जाए, ये सब क्या कहलाता है, मेंटेनेंस कहलाता है। ऐसे ही जब हमारा थर्मल पावर प्लांट या पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट या सोलर पावर प्लांट होता है तो उसमें भी क्या रहते हैं कि इक्विपमेंट्स रहते हैं, मशीनरी रहते हैं, उनको सही कंडीशन में रखना ही हमारा क्या कहलाता है, प्लांट मेंटेनेंस कहलाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट मेंटेनेंस क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, डाउन टाइम को रिड्यूस करता है। अब डाउन टाइम क्या कहलाता है, तो डाउन टाइम वह टाइम होता है जब प्लांट क्या रहता है, स्टॉप रहता है। जैसे कोई खराबी आ गई तो उतने समय काम नहीं होगा, तो वो क्या कहलाता है, डाउन टाइम कहलाता है। तो यदि हम सही समय समय पे प्लांट का मेंटेनेंस करते रहेंगे तो उसका डाउन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट रिड्यूस द डाउन टाइम। साथ में जो इक्विपमेंट का लाइफ स्पैन है वो ही बढ़ जाएगा, है ना। जो जैसे हमारी गाड़ी ही रहती है, यदि हम उसकी समय समय पर सही से सर्विसिंग कराते जाएं तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है। ऐसी कोई प्लांट है वहाँ पे भी हमारा इक्विपमेंट है, मशीनरी है, यदि उसका सही 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 समय पर अच्छे से मेंटेनेंस करते जाएंगे, सर्विसिंग कराते जाएंगे तो उसका लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ में इफ़िशियंसी भी बढ़ती है जो हमारे प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं उनकी क्या होगी, इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी। जो मशीन यूज़ हो रही है उनकी इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी। साथ में सेफ्टी भी उसकी, जैसे अगर हमने किसी चीज़ को मेंटेन करके नहीं रखा है और यदि कोई टरबाइन है, अब टरबाइन को अपन ने सही से मेंटेन करके नहीं रखा है, उसमें धीरे धीरे वाइब्रेशन आने लगे, क्रैक्स आने लगे, कभी प्लेट्स टूट के गिर गई हाई स्पीड में तो अगल बगल के वर्कर को लग सकती है, उनको हानि पहुंचा सकती है। तो इसलिए जब प्लांट मेंटेनेंस का इम्पोर्टेंट है कि ये सेफ्टी को भी इंश्योर करता है ना। साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखता है। ये इजी है, आराम से बन जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस हमारा क्या होता है, देखो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में सबसे पहले हमारा होता है कौन सा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है कि रेगुलरली शेड्यूल मेंटेनेंस टास्क टू प्रिवेंट द इक्विपमेंट फेलियर। जब हम क्या करते हैं किसी भी प्लांट में, प्लांट का या प्लांट में जो इक्विपमेंट है उनका हम समय समय पे क्या करते रहते हैं, रेगुलरली शेड्यूल मेंटेनेंस करते रहते हैं। जैसे ऑयलिंग सही से कर दी, चेक कर लिया कि, जैसे आपने देखा होगा जब भी ट्रेन चलती है तो ट्रेन के स्टेशन के बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं, वर्कर, वो देखते रहते हैं नीचे की पटरी सही से है कि नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं आ गया है। ये कहलाता है उनका शेड्यूल मेंटेनेंस। रेगुलरली मेंटेनेंस करते हैं ताकि ट्रेन कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी पटरी अगर टूटी हो बीच में या फिर कोई उसमें डिफेक्ट हो। तो ऐसे ही प्लांट में भी सेम तरीके से करते हैं हम शेड्यूल मेंटेनेंस, ताकि क्या, प्रिवेंट कर सके इक्विपमेंट। प्रिवेंट मतलब होता है बचाना। जैसे हम यदि पहले से प्रिवेंशन करके चलते हैं तो क्या रहता है, फेलियर होने के चांस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो इंस्पेक्शन करना, कि देखना कि कोई खराबी तो नहीं है, पहले विजुअल इंस्पेक्शन करना। उसके बाद लुब्रिकेशन करना मतलब ऑयलिंग वगैरह करना। क्लीनिंग मतलब साफ़ सफाई करना, और जो छोटे मोटे रिपेयर्स हैं उनको कर देना, ठीक है ना। जैसे चेंजिंग ऑयल और चेकिंग द वियर एंड टीयर, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस आएगा यदि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो वो लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या रहता है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या कहलाता है, यूजेज मॉनिटरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रिडिक्ट व्हेन ए मशीन इज लाइकली टू फेल। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या कहती है, इसमें उन टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जो कि हमें क्या बताएगी कि इस टाइम के बाद इसके फेल होने की संभावना। जैसे एक घर भी रहता है तो घर का टर्म, घर में रहता है कि इतने साल तक रहेगा, उसके बाद इसके टूटने की संभावना रहती है, ठीक है। या फिर कोई भी मशीन है, यदि कोई कार खरीदी है हमने, उसका भी एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता है ना। तो बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा, जैसे हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे वाइब्रेशन एनालिसिस करके हम देख लेते हैं कि इसमें क्रैक्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं है। जब किसी भी मशीन में ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं तो वो जल्दी फेल होती है, ठीक है। साथ में यदि उसका टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है उसमें, तो भी वो जल्दी
जल्दी फेल होती है। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब हम अनुमान लगाते हैं कि इतने समय बाद ये फेल हो जाएगी। और किसके बेस पे करते हैं, तो उसमें एनालिसिस किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाइब्रेशन एनालिसिस हो गया, टेम्परेचर एनालिसिस हो गया, या हम स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। जब इन टूल्स की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की हम जब उसकी लाइफ को प्रिडिक्ट करते हैं कि इतनी इसकी लाइफ है, इतने बाद ये फेल हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो यही जब एनालिसिस करना, यही हमारा क्या है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है, कि पता कर लेना कि कब तक ये चल सकता है, कब ये फेल होने के चांसेस हैं, तो उतना हम प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, हेल्प्स टू परफॉर्म द मेंटेनेंस जस्ट बिफोर द फेलियर इज लाइकली टू एक्योर। अब जैसे पता है कि इतनी टाइम बाद ये फेल हो सकता है, तो उसके पहले हम उसको क्या कर देंगे, उसको फेल ना हो इसके लिए कुछ उसका टूल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होता है हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या कहलाता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेंटेनेंस परफॉर्म व्हेन इक्विपमेंट और मशीनरी फॉल द ब्रेक डाउन। जब कोई एक मशीन चल रही है, ठीक है, और वो एकदम से फेल हो जाए, एकदम से फेल हो जाती है, उसके बाद जब उसको हम रिपेयर कराते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहलाता है। इट मीन रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द कंपोनेंट। जैसे आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल एकदम से कभी खराब हो जाए, तो उसको रिपेयर कराने ले जाओगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहलाता है। कि जब प्रोडक्ट फेल हो गया, अब चांसेस तो नहीं थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो फेल हो गया, तो साथ में फिर उसका रिपेयर कराना पड़ता है या फिर उसको रिप्लेस कराना पड़ता है। तो ये हमारा कहलाता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक है, कभी कभी क्या कहलाता है कि प्लांट चलती चलती एकदम से कोई टरबाइन ही जैसे हमारा बंद हो गया, तो उसको जब फिर से रिपेयर करा के या रिप्लेस करा के उसको चालू कराते हैं, वो हमारा कहलाता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल मेंटेनेंस वही है जो पहला वाला है, वही शेड्यूल मेंटेनेंस कहलाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही होता है शेड्यूल मेंटेनेंस। जब टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, एक प्लान और रूटीन के साथ किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी हमारा मशीनरी है उसका हम मेंटेनेंस करते हैं या उसका इंस्पेक्शन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, शेड्यूल मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें कहते हैं प्री प्लान्ड होता है, प्रिवेंटिव होता है और सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। मतलब एक स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज़ की जाती है किसमें, शेड्यूल मेंटेनेंस में। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, वो इसमें हमारी कौन सी आती है, वो शेड्यूल मेंटेनेंस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट है हमारा कि सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। फर्स्ट यूनिट का चौथा वाला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है एग्जाम में, कि सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जब इंडस्ट्री है तो डिस्प्यूट भी होंगे, डिस्प्यूट कहलाती क्योंकि मतलब कोई बीच में क्या आ जाना, अपना डिस्प्यूट्स आ जाना। ठीक है, तो यदि बीच में कोई हमारे पास क्या आ गई, कोई समस्या आ गई, ठीक है, तो उनको सॉल्व करना क्या कहलाता है, सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिफर टू द कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब यही समस्या बिटवीन दी एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई ऑफन ओवर वेजेस मतलब जो पैसे मिलते हैं उनके ऊपर, यदि या फिर वर्किंग कंडीशन सही नहीं है उसके ऊपर, या फिर अदर जो भी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं उनके ऊपर यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो उनको सॉल्व करना हमारा क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कहलाता है। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर रहता है जब कोई इंडस्ट्री हम रन करते हैं। देखिए इसमें कुछ टाइप्स के दिए गए हैं आपके उसमें, कि सबसे पहला है कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या कहलाती है। शॉर्ट नोट आएगा कि शॉर्ट नोट लिखिए इस पे, है ना। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या कहलाती है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव नेगोशिएट टू रीच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। ठीक है, जब क्या रहता है कि इस प्रोसेस में क्या कहता है, एम्प्लॉयर रहेगा मतलब जिसने नौकरी दी है, और एम्प्लॉय रहेगी जो एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहे हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे अपने ट्रेड यूनियन सुना होगा, वर्कर्स की यूनियंस रहती है, वो क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, मतलब आपस में बातचीत करके एक एग्रीमेंट को तैयार करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को तैयार करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। जब ग्रुप में कोई चीज़ नेगोशिएट करी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। बार्गेनिंग मतलब होता है मोल तोल करना। ठीक है, इन्वॉल्व डायलॉग एंड नेगोशिएशन होता है, एम्स टू विन विन। अब इसमें ऐसी कंडीशन रहती है कि जो एम्प्लॉयर है वो उसको भी लगे कि हमारी जीत हुई है, और जो वर्कर है उनको भी लगे कि हमारी जीत हुई। ये कैसे होती है, विन विन सॉल्यूशन होता है इसमें। एग्रीमेंट आर ऑफन फॉर्मलाइज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। जब भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है तो इसमें क्या रहता है, जो एग्रीमेंट होता है वो बिल्कुल फॉर्मलाइज्ड होता है। फॉर्मलाइज मतलब उसमें बाकायदा लेटर बनेगा
और ऑर्डर से निकलती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाती है। ठीक है, शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आएगा तो ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिलेशन, दूसरा हमारा क्या है इसमें डिस्प्यूट में, दूसरा हमारा क्या है कॉन्सिलेशन। तो कॉन्सिलेशन क्या कहलाता है, ये प्रोसेस वेयर ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी हेल्प्स द डिस्प्यूटिंग पार्टी रीच ए वॉलंटरी स्टेटमेंट। यदि देख लो यदि यदि इंडस्ट्री में किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ मतलब डिस्प्यूट आ गया तो उसके लिए जब हम क्या करते हैं, कोई थर्ड पार्टी बुलाई अपन ने, जैसे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट है, अब थर्ड पार्टी के बीच में देखो कौन कौन आ सकता है, कि जैसे हमारी कोर्ट आ गई, ठीक है, या फिर कोई पुलिस आ गई, या फिर कोई और थर्ड पर्सन है, एनी अदर थर्ड पर्सन आ गया जो कि इन दोनों के बीच में क्या समझौता करा दे, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये किस टाइप के होते हैं, नॉन बाइंडिंग टाइप के होते हैं। कॉन्सिलेटर फैसिलिटी डिस्कशन एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ईच अदर व्यू पॉइंट। जो कॉन्सिलेटर्स होते हैं वो दोनों तरफ की जो मैटर है उसको समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको उसमें अपना व्यू पॉइंट देते हैं। कॉमन यूज है इनिशियल स्टेज ऑफ द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जब भी कोई इनिशियल स्टेज में है तो इस केस में हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को लेके आते हैं। थर्ड पार्टी के लिए कोई आदमी भी हो सकता है ना, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, कोई हमारा सोशल वर्कर भी हो सकता है ना, और पुलिस के कोई आदमी भी हो सकता है। तो ये सारे जब आके कराते हैं कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व, वो कहलाता है हमारा कॉन्सिलेशन कहलाता है। उसके बाद है मीडिएशन। तो मीडिएटर जब होता है बीच में एक एक मीडिएटर, जैसे ये कॉन्सिलेशन था सेम ही रहता है मीडिएशन लगभग। तो इट इज़ दी process when a mediator assists the disputing parties in negotiating the settlement. The mediator plays an active role in the suggesting solution. ये एक्टिव रोल निभाता है। द प्रोसेस इज मोर इनफॉर्मल। ये कैसी प्रोसेस होती है, इनफॉर्मल प्रोसेस होती है, और जो आउटकम्स होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होती हैं जब तक कि, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मलाइज तो कर ही नहीं जाती। यदि एग्रीमेंट बनाया जाएगा तब ये क्या रहता है, तब इस केस में वो अलग चीज़ हो जाती है, वो कॉन्सिलेशन हो जाता है, नहीं तो मेडिएशन कहलाती है। जब मेडिएटर मतलब कोई माध्य की भूमिका निभाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मेडिएशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या कहलाता है, इसमें थर्ड पार्टी रहती है लेकिन न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, दोनों तरफ के डिस्प्यूट को सुनती है और एक बाइंडिंग डिसीजन बनाती है ना। और अब देखो कॉन्सिलेशन और उसमें क्या था कि वो जो पर्सन था तीसरा वाला वो केवल हमें बता रहा था। अब जो हमने पहला वाला था हमारा, ये जब कोर्ट में जाते हैं तो अगर हम पहला वाला छोड़ दें, यदि कोर्ट वाला मैटर, और आर्टिबेशन में यदि कोई कोर्ट चला गया तो जो थर्ड पार्टी होगी वो जो डिसीजन देती है वो ही हमारी क्या होती है, फाइनल डिसीजन होती है, और इनफोर्सिबल वो अप्लाई भी करना पड़ता है आर्बिट्रेशन में। ठीक है, मोर फॉर्मल देन मेडिएशन एंड कॉन्सिलेशन, इससे ज़्यादा फॉर्मल होती है। ऑफन यूज व्हेन अदर मेथड्स फेल, जब कोई अदर, जैसे हमने पहले कॉन्सिलेशन कराया फिर मीडिएटर भी हुआ, दोनों से बात नहीं बनी स्टार्टिंग में, तो फिर क्या, फिर लास्ट में कोर्ट जाना पड़ता है। जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट जो डिसीजन देता है, या फिर कोई थर्ड है जो ऑथराइज्ड पर्सन है और जो वो कह देगा वो ही होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्रेटर डिसीजन कहलाता है। तो ये क्या रहता है, इसमें क्या रहता है कि इसी का डिसीजन सर्वमान्य होता है, जो ये कह देगा वो ही माना जाएगा। कोई थर्ड पार्टी अपन ने बुलाई है ना, जैसे दो स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हुआ है ना, दो स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हो गया, यदि सर आए हैं, अगर सर ने कह दिया कि ये होगा तो फिर मतलब वो ही माना जाता है। ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं ना, बाकी इंडस्ट्री की बात अलग होती है। उसके बाद देखिए एक टॉपिक और आपको खुद ही पढ़ना है कि कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट, बहुत ही आसान है, पढ़ लेना इसको, और एक्सीडेंट प्रोनेस पढ़ लेना है ना, दोनों टॉपिक अच्छे ढंग से पढ़ लेना है दोनों को। उसके बाद देखिए एक इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948, इट एम्स टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री। देखो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 किस लिए बनाया गया था, कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें वर्किंग कंडीशन को सही करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में जब फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही थी तब इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 पास हुआ था। उसमें क्या था कि जो वर्कर वर्क करेंगे इंडस्ट्री में उनकी हेल्थ को, सेफ्टी को और वेलफेयर को ध्यान में रखती हुई सारी इंडस्ट्री को डिज़ाइन करना चाहिए या करना पड़ेगा। ये कहलाता है इंडियन फैक्ट्री एक्ट, क्योंकि ये कानून है इसलिए करना ही पड़ेगा, ये बिना इसकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। 1948 का है। तो इसमें हेल्थ प्रोविज़न पहले क्या क्या रखे गए थे, इसमें हेल्थ प्रोविज़न रखे गए थे कि क्लीननेस होनी चाहिए, कि फैक्ट्री मस्ट केप्ट क्लीन, फ्री फ्रॉम डर्ट एंड प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, मतलब हवा आसानी से इधर से उधर पास होनी चाहिए। और साथ में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है हमारा, उसको
इफ़ेक्टिव डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का और एफ्लुएंट का। साथ में ड्रिंकिंग वाटर का सही से प्रोविज़न होना चाहिए। साथ में जो लाइटिंग है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, और सैनिटेशन भी, जैसे टॉयलेट्स हो गया, ये सब होना चाहिए, और सेपरेट होना चाहिए मैन और वुमेन के लिए। ये हेल्थ प्रोविज़न थे इंडियन, ये हेल्थ प्रोविज़न थे किसके, इसके कौन से वाले के, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के। उसके बाद कुछ सेफ्टी प्रोविज़न भी दिए, काफ़ी आसान है, एक बार पढ़ लोगे आप तो याद हो जाएंगे, बाकी आप खुद भी लिख सकते हो। तो सेफ्टी प्रोविज़न में क्या क्या था, सेफ्टी प्रोविज़न में था कि मशीनरी इन मोशन मस्ट बी प्रॉपरली फेंस्ड। फेंसिंग ऑफ द मशीन मतलब उसमें केज में बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी मशीन चल रही है और कोई टरबाइन जैसी चल रहा है, उसकी ब्लेड आके लग जाए किसी को, तो ब्लेड तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, दुर्घटना हो सकती है। साथ में प्रीकॉशन अगेंस्ट दी फायर, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए, प्रीकॉशन अगेंस्ट दी फायर, और सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट होना चाहिए एक, है ना। साथ में फर्स्ट एड की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। सेफ्टी प्रोविज़न थे इस एक्ट के। साथ में फिर वेलफेयर पॉइंट थे कि वॉशिंग फैसिलिटीज सही होनी चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए, है ना, और क्रैंचेस होने चाहिए चिल्ड्रंस के लिए, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट था जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 में था। तो ये फर्स्ट यूनिट का मेन टॉपिक था, जो 4 हमने पढ़ा है, इसको आप अच्छी ढंग से पढ़ लें। इसमें से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आएंगे, है ना। तो अब अगला यूनिट देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डालते हैं, बाकी जितना हो जाएगा उतना करवाता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कर दिया करें, अगला वीडियो तभी डलेगा जब कमेंट में आप बोलोगे कि ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और थ्योरी ऑफ मशीन में भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इसमें भी आने की देखो संभावना तो पूरी पूरी है। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।